तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन का नियम। ठीक है, अपवर्तन का नियम भी आता है, परावर्तन, दो टॉपिक आप में ये दिए गए हैं। इसमें अगर परावर्तन नहीं आएगा तो अपवर्तन आएगा, अपवर्तन आएगा तो परावर्तन नहीं आता है। ऐसे ही हर एग्जाम में लगभग करता है। ठीक है, ज्यादातर। तो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए कि अभी तक हम लोगों ने जब कणिका सिद्धांत के माध्यम से परावर्तन सिद्ध कर चुके हैं, परावर्तन के दो नियम जानते हैं हम। याद करिए, परावर्तन के दो नियम हम लोगों ने कणिका सिद्धांत के माध्यम से सीख रखा है ना। अब हम, अरे भैया, जो परावर्तन का नियम हमने कहा है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दूसरा नियम हो गया। फिर आपने पढ़ा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो ये एक पहला नियम, दूसरा नियम, दोनों हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज हम लोग देखेंगे कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर इसे हम कैसे प्रूव कर पाएंगे। यह कहा गया ना कि भाई अगर हाइगेंस कह रहे हैं कि नहीं, ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये कणिका नहीं है बल्कि तरंग है, तो तरंग उसे प्रूफ तो करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो चलिए, हाइगेंस ने जो प्रूफ किया था उसी को हम पढ़ने चल रहे हैं। कैसे है, ध्यान समझिए। ठीक है, हाँ, उन्होंने क्या किया कि एक पृष्ठ लिया, जेड जेड डैश, क्या लिया उन्होंने, जेड डैश, एक परावर्त, मतलब कि यह अपारदर्शी एक पृष्ठ है, यानी यहां से प्रकाश की किरण इस तरफ नहीं आएगी। ठीक है, ये इसी तरफ रहेगी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कल्पना किया कि ए बी नाम का, यहां देखिए ए बी लिखा है ना, ये ए बी है। ठीक है, ए बी एक तरंगाग्र है। तरंगाग्र के विषय में पीछे क्लासेस में बताया गया है, तरंगाग्र क्या है पूरी परिभाषा सहित। अब उसे तरंगाग्र को बस मान लो कि है ये। ठीक है, तो तरंगाग्र हम देखते हैं क्योंकि आपने पढ़ रखा है। अब ध्यान सुनिए, जो ए बी है वो तरंगाग्र है, वो तरंगाग्र ऐसे सीधे आ रहा है। फिर से समझिए बात को, एक तरंगाग्र ए बी है, वो ऐसे क्या कर रहा है, कई तरंगाग्र आ रहे हैं, लेकिन मतलब जैसे जल में जब हम कोई पत्थर फेंक देते हैं तो एक लहर ऐसे ऊपर उठती चली जाती है कि नहीं, तो वो जो लहर जा रही है वो तरंगाग्र है। इसी प्रकार से समझिए कि एक समतल तरंगाग्र ऐसे आ रहा है। क्लियर है, समतल तरंगाग्र ऐसे आ रहा है। अच्छा, समतल तरंगाग्र के लंबवत क्या चलती हैं, किरणें। इसके लंबवत क्या होती हैं, किरणें, यानी ये जो आ रहा है वो क्या है, किरण, और ये क्या है, पूरा तरंगाग्र है। ये क्या है, तरंगाग्र। अब समझना क्या होने वाला है। जब यह तरंगाग्र यहां आया और इस पृष्ठ से तरंगाग्र का ए वाला बिंदु यहां टच हो गया, कहां टच हुआ, इस वाले पृष्ठ पर। जब इस वाले पृष्ठ पर टच हुआ तो इस पृष्ठ पर जो कण स्थित था वह द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत जो हाइगेंस ने दिया था, उन्होंने क्या कहा था कि यह जो कण है वह एक नए स्रोत का कार्य करने लगेगा, वह एक प्रकाश के नए स्रोत का कार्य करने लगता है। अर्थात यहां से पुनः ऐसे से प्रकाश चलने लगी। समझा बात को, फिर ध्यान समझिए। तरंगाग्र ऐसे आया, यहां टच किया, जैसे ही टच किया यह एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करेगा और यहां से प्रकाश की किरणें निकल के ऐसे आगे बढ़ने लगेंगी। अच्छा, अभी तरंगाग्र आ रहा है, पहला ये पृष्ठ टच हुआ, फिर उसके बाद जब और आगे आएगा तो ये वाला पृष्ठ टच होगा, फिर ये वाला यहां, फिर ये वाला यहां, फिर ये वाला यहां, और ये वाला कहां टच होगा, यहां पे। जितने यहां पे कण होंगे सब एक नए स्रोत का कार्य करेंगे और वहां से प्रकाश किरणें ऐसे ऐसे निकलना, मतलब तरंगाग्र ऐसे बनते चला जाएगा और प्रकाश की किरण ऐसे निकलेगी जाएगी। फिर से ध्यान समझिए, यहां से ये ऐसे आया, अब यहां से जो निकलेगा ऐसे जा रहा है और ये वाला यहां टच होगा तो यहां से आएगा, ऐसे तरंगाग्र गिरा, उसके बाद ऐसे उछल के चला गया। परावर्तन हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान समझिए। फिर से ए बी जो है ऐसे आया और ये ऐसे, जब यहां पर ये टकराया था उस वक्त ऐसे समझिए कि जब यहां पर ये टकराया था तो यहां एक प्रकाश की किरण निकलना स्टार्ट हो गई, ये टकराएगा तो यहां से प्रकाश किरणें निकलना स्टार्ट हो गई।
अब अभी यहां से कुछ नहीं निकल रहा, ये वाला भी आ ही रहा है, यह वाला तब तक कहां पहुंच गया है, ए डैश पर। यहां से जो तरंगे निकली थी वहां कहां पहुंच गई हैं, ए डैश पर। अभी बी जब बी डैश पर टकराएगा तब यहां से प्रकाश निकलना स्टार्ट होगी। जब बी बी डैश पर टकराएगा तब तो प्रकाश निकलेगी ना। जब तक यहां जब टकराया और यहां से चल के यहां तक जितना समय लगा तब तक ये यहां पर पहुंचा और यहां से स्टार्ट होगा। अब दोनों साथ साथ फिर बढ़ने लगेंगे और ये देखो एकदम 90 डिग्री पर प्रकाश किरणें ऐसे परावर्तित हो गई है। तो हाइगेंस ने यह बताया कि द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर, अर्थात यह जैसे जैसे टकराता जाता है इस पृष्ठ से वैसे वैसे द्वितीयक तरंगिकाओं की वजह से एक नया स्रोत बनता चला जाता है और वो आगे निकलता चला जाता है। इस तरीके से हम ऐसे टकराए और ऐसे निकल गया, यानी परावर्तन की घटना हो गई। यह परावर्तन की घटना है। क्लियर है? लेकिन ये तो हम ऐसे देख रहे हैं रफली, इसको हम प्रूफ करेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ इसका बहुत कठिन तो नहीं है लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण स्मॉल आई होता है। पढ़ा है, कणिका सिद्धांत में ही भी पढ़ा है। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब इनके बीच में बनने वाला कोण जो होता है वो स्मॉल आर परावर्तन कोण होता है। हमने देखा है ये दोनों बराबर होते हैं, ये सिद्ध हो चुका है। आओ यहां पर भी हम कैसे सिद्ध करेंगे इन दोनों को। पीछे से बच्चों ध्यान देना, इधर ध्यान समझिए। तो क्या है कि हम आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर करने चल रहे हैं। देखिए कैसे। ठीक, सर्वप्रथम हम एक त्रिभुज लेने वाले, पहला नंबर कोण समझिए। यहां पर हम जो कोण लेते हैं, क्या लेते हैं, वहां पर हम लेते थे जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। यहां पर हम जिस पृष्ठ से टकरा रहा है और तरंगाग्र, जो तरंगाग्र है और जो पृष्ठ है उसके बीच में बनने वाला कोण, उसके बीच में बनने वाला कोण हमारा आपतन कोण कहलाता है। ध्यान समझिए, यह तरंगाग्र है, यह तरंगाग्र है और इस पृष्ठ से यह टकराएगा। एक तरीके से आप इसका नाम अगर देखा जाए तो आपतन तरंगाग्र भी रख सकते हो। इसका नाम क्या रख सकते हो, आपतन तरंगाग्र। आपतन तरंगाग्र, और यही तरंगाग्र परावर्तित हो गया है ना यहां पे, तो इसका नाम भी क्या रख सकते हो, परावर्तन, परावर्तन तरंगाग्र। आपतन तरंगाग्र और परावर्तन तरंगाग्र। आपतन तरंगाग्र और ये जो पृष्ठ है इसके बीच में बनने वाला जो कोण है उसी को हम आपतन कोण बोलेंगे। और इसके बीच में जो परावर्तन तरंगाग्र है और ये जो पृष्ठ है जिससे वो टकराया है, इसके बीच में बनने वाला कोण हम स्मॉल आर परावर्तन कोण कहते हैं। लेकिन आप कहोगे सर जी जब इसको आप अलग अलग मान लिए तो फिर क्या सिद्ध करना। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा ये प्रश्न कि जब आपने अलग अलग मान लिया, आपने तरंगाग्र से ही मान लिया तो फिर तो सिद्ध ही हो जाएगा, तब वो अपनी बात रख ही लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। आप किरण के साथ और अभिलंब के साथ दिखाइए जो कोण बनता है, तब तो माना जाए, तब तो सिद्ध होगा। जैसे उन्होंने उस वक्त क्या सिद्ध हुआ है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनने वाला आपतन कोण, तो आप उससे सिद्ध करिए। आप अब तरंगाग्र लेके क्यों सिद्ध कर रहे हैं। बहुत लोग यही लेके सिद्ध कर देते हैं, लेकिन आप जानकारी के लिए समझिए कि वही कोण है यह भी। कैसे है वो कोण, यह जानना बहुत लोग नहीं समझ पाते और बहुत लोग समझा नहीं पाते, इसलिए गौर करना तुम्हें समझना है। ध्यान समझिएगा। कहोगे कि सर जी ये वाला जो किरण है इसे हम मानते हैं आपतित किरण, ये आपतित किरण है ना, और ये हमने मान लिया ये अभिलंब। इसके बीच में बनने वाला कोण हम आई जानते थे अभी तक तो हम इसको आई जानते थे, आपने आई इधर बना रखा है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। चलिए तो हमने कहा चलिए ठीक है देखते हैं हम कैसे होगा। गौर करना, आपने एक चीज और कहा है कि ये जो है
परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच में बनने वाला कोण हम परावर्तन कोण जानते थे, लेकिन आपने ये नया बता दिया कि ये तरंगाग्र इसके बीच में। दरअसल ये दोनों एक ही कोण है, ये दोनों बराबर है। फिर प्रश्न उठा बराबर कैसे हैं? बराबर कैसे हैं? क्या कह देने से बराबर है? क्योंकि अब जहां और लोग जो पढ़ाते हैं वो इतना ही कहते हैं कि ये दोनों बराबर है, लेकिन प्रूफ कैसे है ये आप समझिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप बनाएंगे कैसे, कैसे सीखेंगे, ध्यान समझिए। देखिए यहां कितना कोण है, ये 90 डिग्री है। अच्छा ये बताइए किसी किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कितना अंश होता है? तरंगाग्र और उसके लंबवत किरण चलती है तो कितना अंश का कोण बनता है? 90 डिग्री का। अर्थात ये किरण है, ये तरंगाग्र है, तो इनके बीच में पूरा कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है कि नहीं? किरण और तरंगाग्र के बीच में बनने वाला कोण कितने अंश होता है? 90 अंश होता है। तो ये यहां से ये तरंगाग्र हो गया, ये किरण हो गई, इनके बीच में बनने वाला कोण क्या है? 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो मैं पूछूं ये कितना है? अगर हमने ये आई जानता हूं तो ये कहोगे कि यह 90 में से आई कम होगा, और क्या? अरे पूरा जब 90 है तो इस 90 में से आई इतना अगर हटा दे रहे हैं आप तो 90 माइनस आई बचेगा, यानी 90 माइनस आई, 90 माइनस आई ये होगा। क्लियर है? आगे बात। अब चलिए इसकी बात करते हैं हम। ये तरंगाग्र जो है, ये बताइए अभिलंब और ये जो पृष्ठ है इनके बीच में बनने वाला कोण कितना है? अभिलंब और पृष्ठ से जो कोण बनता है वह भी 90 बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? यह जो पृष्ठ है और यह जो अभिलंब है इनके बीच में बनने वाला कोण भी कितना बनता है? 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम ये 90 डिग्री है और यह वाला कोण 90 माइनस आई है तो जो बचा कोण है पक्का वह भी आई ही होगा। फिर से समझिए बात को, कई लोग मिस कर जाएंगे। फिर समझिए, यह अभिलंब है और अभिलंब के साथ ये पूरा 90 अंश का कोण बन रहा है, और यदि इतना देखो यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा हूं, कितना है? 90 डिग्री। और यदि इतना कोण 90 माइनस आई है तो पक्का ये आई रहा होगा, तभी तो ये 90 माइनस आई बचा। बात समझे कि नहीं? अगर ये 90 माइनस आई है तो पक्का ये आई रहा होगा, तभी हमने आई को घटा दिया इतने के लिए, 90 माइनस आई, अर्थात ये और ये बराबर हो गए कि नहीं हो गए? बस इतनी ही बात समझनी थी। यही लागू इधर भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ध्यान समझिए, फिर से समझने की कोशिश करिए। यह आई हम जानते हैं कितना होता है। अगर हम बात करें तो यह 90 डिग्री है, यह यानी यहां से लेके यहां तक ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि यह तरंगाग्र है और यह क्या है? किरण है। यह तरंगाग्र है और यह किरण है। तरंगाग्र और किरण के बीच में बनने वाला कोण कितना होता है? 90 अंश होता है। तो जो 90 अंश होता है तो ये आर, अगर आर है तो यह कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर हो जाएगा इतना कोण। इतना आर वाला हटा दे, कितना बचेगा? 90 माइनस आर। ये 90 माइनस आर यहां बचेगा। अब वही कहानी फिर से, यह अभिलंब और यह पृष्ठ और अभिलंब के बीच में हमेशा 90 डिग्री बनता है। अगर इतना कोण 90 माइनस आर है तो यह वाला कोण क्या बनेगा? आर बनेगा। क्लियर है कि नहीं? यानी अगर यह 90 माइनस आर इतना है तो यह पक्का आर होगा, तभी तो 90 माइनस आर ये हुआ। क्योंकि अगर हम 90 माइनस ये आर घटाएंगे तभी बचेगा 90 में से आर घट के 90 माइनस आर, तो यानी पक्का ये आर रहा होगा, अर्थात आर और आर यह भी होगा। अब हम जो सिद्ध करने जा रहे हैं, अगर हम इस आई को इस आर के बराबर सिद्ध कर दें तो यह ऑलरेडी आई और आर अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझदारी से बात करिए। हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, ए डैश बी और बी डैश। देखना ध्यान से, क्या क्या ले रहे हैं? ए बी, ए
बी बी डैश तथा दूसरा क्या ले जा रहे हैं हम लोग, देखना ए बी बी डैश, और उसके बाद हम जान रहे हैं ए डैश बी डैश तथा ए डैश बी डैश। ये दोनों त्रिभुज हैं, ध्यान समझिएगा। पहला त्रिभुज हमने ये वाला ले लिया और फिर दूसरा हमने ये वाला ले लिया। ये दोनों क्यों लिया है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। लिखने से पहले समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब ये वाला त्रिभुज समरूप क्यों है, पहले उसे समझते हैं हम लोग। आखिर में समरूप है कैसे, ध्यान से देखा जाए तो यह 90 डिग्री है और इस वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, ये 90 अंश और यह 90 अंश, एक एक कोण बराबर हो गया। दोनों त्रिभुज में ये भुजा और दोनों त्रिभुज में ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर हो गया। अच्छा, जितने समय में ये यहां आया था उतने समय में यहां पहुंच गया था। तो अगर देखा जाए समय और स्पीड, जब इनकी समय और स्पीड बराबर है तो चाल गुणित समय बराबर दूरी, अर्थात यह दूरी और यह दूरी आपस में बराबर होंगे। यह दूरी और यह दूरी भी आपस, तो दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया। तो दो भुजाएं एक कोण अगर बराबर है वो तो ऑलरेडी क्या हो गए, समरूप त्रिभुज। कक्षा 10 में आपने पढ़ रखा है कि अगर किसी दो त्रिभुजों के दो भुजाएं और एक कोण बराबर है तो वो समरूप त्रिभुज है। अगर समरूप त्रिभुज है तो उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना, ये भी आप जानते हैं। लेकिन छोड़िए उसको भी, समरूप भी नहीं लेने वाले हैं। सीधा सीधा हम साइन का मान निकालते हैं दोनों का, दोनों त्रिभुज का। समरूप कोई जरूरत नहीं है, ध्यान समझिए। ये वाले त्रिभुज में हम देखें, अगर एक एक का ले लेते हैं, चले छोड़िए इसको, समरूप छोड़िए। अगर हम साइन आई निकालें इस वाले त्रिभुज में, साइन आई, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण में। ध्यान दीजिए, जो 90 अंश के सामने होता है वो क्या होता है, कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा, अरे भाई ध्यान दीजिए, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, और जो लंब होता है वो जो कोण हम पूछते हैं, हम कौन सा कोण पूछ रहे हैं, आई। तो आई के सामने वाली जो भुजा है वह हमारा लंब होगा, यानी बी बी डैश। साइन आई बराबर हो जाएगा बी बी डैश, और जो कर्ण होगा वो होगा ए बी डैश। हाँ, फिर से बताइए, कुछ दिक्कत है, ध्यान समझिए। फिर से हम ये वाला त्रिभुज लिए हैं, कौन सा, ए बी बी डैश, ए बी बी डैश लिए हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि यह वाली जो भुजा है, यानी आप क्या कर रहे हैं, साइन आई ले रहे हैं। साइन आई ले लिए तो लंब क्या होगा, आई के सामने वाली भुजा बी बी डैश। कर्ण क्या होगा, ए बी, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा जो है क्या है, वो कर्ण है। तो बी बी डैश अपान ए बी डैश, साइन आई हो गया। समीकरण 1 मान लीजिए इसको। अब त्रिभुज नेक्स्ट ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, ये वाला, ए डैश बी डैश। इसमें क्या करेंगे हम, साइन आर। साइन आर का समझिए, साइन आर का मतलब समझिए थोड़ा सा। जो साइन आर है उसमें क्या होगा, आर के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। आर के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और 90 अंश के सामने वाली कर्ण। तो आर के सामने ये क्या है, ए डैश, अर्थात ए डैश, और कर्ण क्या हो जाएगी, ए बी डैश। समीकरण नंबर, ठीक। अब करना क्या है, ध्यान समझिए। समीकरण फर्स्ट में 2 का भाग कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2। समीकरण फर्स्ट से सेकेंड को क्या करना है, भाग। ध्यान समझिए, जब भाग करेंगे तो क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर, बी बी डैश बटे ए बी डैश। और ये वाला जब नीचे रहेंगे पलट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी डैश अपान ए
डैश। सही है। अब देखिए यह ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, और गौर करना ये बचा क्या, बी बी डैश अपान ए ए डैश, बी बी डैश बटे ए ए डैश। अब देखना ध्यान से, ये क्या है, बी बी डैश क्या है, बी बी डैश, और ये क्या है, ए ए डैश। अगर तुम गौर करना ध्यान से तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। क्यों बराबर है, कि जितने समय में यहां से यहां आया था उतने ही समय में यहां से यहां आया था, समय बराबर हो गया। अगर देखा जाए ध्यान से तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। तो जो दूरी होता है चाल गुणित समय, तो चाल हमारा यह इतने स्पीड से जा रहा है उतने ही स्पीड से यह भी आ रहा है, तो चाल बराबर ही है, और समय भी जितना समय ये ले रहा है उतना समय ये ले रहा है, तो ये जो दूरी होगी दोनों की वो बराबर ही तो होगी। तो यानी आप कह सकते हो कि बी बी डैश बराबर ए ए डैश। अरे चाल और समय दोनों के जब बराबर हैं तो चाल समय दोनों चाहे बी बी डैश निकालो तब भी यही आएगा और ए ए डैश निकालो तब भी यही आएगा, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो जब दोनों बराबर हैं तो ये एक दूसरे से कट जाएगा कि नहीं, साइन आई अपान, चलो बी बी डैश की जगह ए ए डैश रख दो, बराबर है तो ए ए डैश, अब बटे क्या है ए ए डैश इक्वल टू क्या, कट के 1। अब साइन आर उधर भेज दीजिए, है ना, तो साइन आई बराबर साइन आर, और साइन से साइन को अगर हम छोड़ दें, साइन से साइन को हम छोड़ दें तो क्या बचेगा, ध्यान समझिए, इधर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अगर साइन से साइन छोड़ेंगे तो कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर, यानी कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं। यही परावर्तन का दूसरा नियम है, याद करिए, यही परावर्तन का दूसरा नियम है, यही परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है। चलिए ये वाला आप लोगों ने देखा, दूसरा नियम क्या है। अगर हम पहले नियम की बात करें, ठीक है, तो कोण आई बराबर कोण आर सिद्ध हो गया था, कोण आई बराबर कोण आर यही परावर्तन का दूसरा नियम है। लेकिन ध्यान समझिए, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार तरंगाग्र ए बी ए डैश बी डैश और पृष्ठ जेड जेड डैश एक ही तल पर हैं, अतः अभिलंब भी इसी तल पर होगा। तो हम बोल देंगे वही पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, यही परावर्तन का पहला नियम है। परावर्तन का पहला नियम और परावर्तन का दूसरा नियम सिद्ध हो चुका है। इस तरीके से हम यह सिद्ध कर पाए कि जो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के माध्यम से हम परावर्तन के नियम की व्याख्या हो गई, हो सकती है, और किया उन्होंने, ठीक है, तो प्रूफ कर दिया कि परावर्तन हो सकता है। क्लियर है? तो चलिए परावर्तन इसे पूरा लिख डालिए।